हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का चैप्टर बड़ा मस्त है। फोटोसिंथेसिस, वेरी इजी चैप्टर। कौन सी क्लास के लिए है ये है आपके 10th के लिए, 10th आईसीएससी के लिए स्पेशली ये चैप्टर है। ठीक, आज इसको हम लोग वन शॉट में पूरा कवर करेंगे। आज आधे घंटे करीबन में ये क्लास चलेगी। ठीक, इसमें हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे और मैं इस क्लास में ट्राई करूंगा कि ज़्यादा हिलू डुलू ना, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्ट लोगों ने बोला है कि आज सर आप बहुत इधर उधर करते रहते हैं क्लास के बीच। तो ये तो बस आदत है। लेकिन चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स, जनरली ग्रीन प्लांट्स, वो क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें लेकर अपना खाना खुद बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। यानी कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच, जो कि प्लांट सेल्स जो होते हैं, यानी जो प्लांट में जो सेल होंगे बेसिकली, जिनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, आपको याद रखना है क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। वो क्या कर रहे हैं, उसका यूज करके प्रोड्यूसर्स फूड। फूड भी दो तरीके का, ग्लूकोज और स्टार्च। अच्छा, क्या क्या चीज इस्तेमाल हुई, ठीक है, ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक, कि CO2 क्यों यूज होता है, वाटर क्यों यूज होता है, और लाइट एनर्जी यानी आपकी सनलाइट भी क्यों यूज हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। एक और डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। आपकी डायरेक्ट टेक्स्ट बुक की सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हाँ ठीक, ओनली ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फॉर फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल क्या बेटा, सब्सटेंसेस। अंडरलाइन कर देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट लाइन। सिंपल सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सोलर एनर्जी, और आप लिख सकते हो सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी। समझ में आया, चलो। अब देखो जो क्लोरोफिल होता है, विच इज अ ग्रीन पिगमेंट। जो क्लोरोफिल होता है विच इज अ ग्रीन पिगमेंट, कहां पे प्रेजेंट है, आइए बताते हैं। दैट इज ग्रीन इन कलर। ओके सर, ये हमें पता है, ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि विच इज द ऑर्गेनल इन विच क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट, तो आप क्या, कौन सा आंसर टिक करेंगे या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट आप लिखेंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। आप देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। आप मान लो कि ये क्या है, ये क्लोरोफिल है। ठीक, तो जब भी रेड लाइट आएगी, क्या करेगा, वो रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा सर, और जब ग्रीन लाइट आएगी तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। जो आपने शायद पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो भी लाइट कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक करता है वही हमारे आईज में जाती है, और हम उसको क्या परसीव करते हैं, वही उसी कलर का हम उसको परसीव करते हैं। इतना आपको समझ में आया। इसीलिए जो पिगमेंट है उसको ग्रीन बोला गया, क्योंकि वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है, ओनली रेड एंड ब्लू, ओनली रेड एंड ब्लू। हेंस जो कि लीफ होती है उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जो क्लोरोफिल होता है दैट इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट। अगर कभी बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई तो जो पिगमेंट है ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। ठीक, अब देखो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, विच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। क्वेश्चन आ सकता है इस लाइन से कि कैसे प्रेजेंट है, अबंडेंट यानी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ये यही दोनों। ठीक, स्कैरसिटी में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। ठीक, चलिए आओ अब थोड़ा हम लोग क्लोरोप्लास्ट को पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है, किसका डायग्राम है बेटा, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसमें 2 मेम्ब्रेन होंगे। ये देखो, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये देखो लिखा है ना, नहीं लिखा है, लिख देता हूं मैं। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, और जो बाहर वाली है यानी ये वाली, वो क्या है, दैट इज योर आउटर मेम्ब्रेन। अब जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे लग रहा है कि कुछ सिक्कों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिया है। ये क्या होता है, दीज आर क्लोजली पैक्ड, यानी पास पास चिपके हुए हैं। फ्लैटेंड सैक्स, फ्लैटेंड सैक्स यानी चपटे हैं ये सब। इनको हमने क्या बोला, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है विच इज द, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
क्या लिखोगे? थाइलाकॉइड लिखोगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे थाइलाकॉइड। वे कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कितना मेम्ब्रेन होता है उसमें? वो 2 मेम्ब्रेन होता है, एक इनर और एक आउटर, एक इनर और एक आउटर। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आओ आगे बढ़ो। कुछ स्टेटमेंट्स आपके मैं टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट ले आया हूं, एक बार देख लो। द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द वॉल ऑफ थाइलाकॉइड। जो थाइलाकॉइड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक, इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and magnesium. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and magnesium. Chloroplasts are highly contained in mesophyll cells. कौन से cells बेटा? Mesophyll cells located between the upper epidermis and the lower epidermis of leaves. अगर लोकेशन पूछता है अपर एपिडर्मिस यानी जो ऊपर की एपिडर्मिस वाली सेल होती है और नीचे की, उसके बीच में कौन सा बे? कौन सा? दैट इज पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। दीज आर आल्सो फाउंड इन द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। ये भी आप लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में आए ऑल ऑफ दीज वाले में तो 3 तो ऐसा ही हो गए। और आउटर लेयर ऑफ यंग ग्रीन स्टेम्स। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो आपकी मेसोफिल सेल्स होती हैं वो कहां पर है? मेसोफिल सेल्स यानी जो पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स हैं इन द लीफ आर द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ विच एक्टिविटी? एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, ड्यूरिंग डे टाइम जब भी सनलाइट पड़ेगी एक लीफ पे, लाइट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? इसी क्लोरोफिल में क्या हो जा रही है? ट्रैप हो जा रही है अपर सरफेस पे। स्पेशली जो पैलिसेड सेल्स हैं वो इसमें स्पेशलाइज्ड है, किसमें? सनलाइट को ट्रैप करने में, सनलाइट को ट्रैप करने में। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। यानी ये जो लाइट एनर्जी, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा आगे, इसमें और बताऊंगा कि क्या होता है कि हाइड्रोजन कैसे, पानी कैसे टूट रहा है हाइड्रोजन, ये सब बताऊंगा अभी। ठीक है, तो खाने के मैन्युफैक्चर में वेयर द रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने पढ़ा था, एक बार और देख लेते हैं। ठीक, चलो बताऊंगा। अब देखो, अगर कभी क्वेश्चन आता है आप में कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, पहला तो सनलाइट हो गया। हाँ सर सनलाइट, ओके। दूसरा क्या है? वाटर। एक जगह खड़े हो जाते हैं, ठीक है, नहीं तो इधर उधर करेंगे तो लोग फिर बोलेंगे, कमेंट करते हैं बच्चे कि सर आप इधर उधर बहुत करते हैं। ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल का मेन काम क्या है? जो लाइट आई है उसको अपने अंदर रोक लेना, यानी एब्जॉर्ब कर लेना। अगर क्वेश्चन आएगा विच वन, तो आप लिखेंगे रेड एंड ब्लू, एक्सेप्ट ग्रीन क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। उसके बाद है CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर। चलो अब देखो, सनलाइट का क्या काम है? इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट। अच्छा सर, क्यों? जो लाइट एनर्जी है ना बेटा, उसी को प्लांट क्या कर दे रहा है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में यूजेस ऑफ सनलाइट में कि द लाइट एनर्जी विच इज ट्रैप्ड इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्लोरोफिल के बारे में। इसको तो पढ़ ही चुके हैं, द पिगमेंट लोकेटेड इन थाइलाकॉइड में ऑफ क्लोरोप्लास्ट व्हिच अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी। इसको तो मैं बता चुका हूं। ठीक, एक सेकंड मैं देख रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है इतना। हाँ हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप इसको रट लें, बेजुबानी अपने मुंह से इतनी बार इसको बोले कि आपको ये रट जाए, यानी याद हो जाए। ओके, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स। ये शुगर क्या है? चीनी नहीं बेटा, जो प्लांट का फूड है दैट इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज शुगर। ठीक, CO2 is reduced to form glucose। CO2 का रिडक्शन हो रहा है और उससे क्या बन रहा है? ग्लूकोज। इसके बाद एक इक्वेशन मैं बताऊंगा आपको, वो आपको याद होनी चाहिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बैलेंसिंग में आ जाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर बैलेंसिंग तो केमिस्ट्री में होती है, लेकिन बेटा अगर ट्रू फॉल्स में पूछ दिया इस या फिर इनकरेक्ट करेक्ट में पूछ दिया तो क्या करेंगे आप? ठीक, अब आइए हम वाटर की बात करते हैं। वाटर यानी कि H2, इसमें 2
एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप बताओ, अगर हम इस पानी को तोड़ देते हैं, यानी ये केमिकली बाउंड है, इसको अलग अलग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो आपके पास हाइड्रोजन आयन होंगे और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब देखो होता क्या है, H+ आयंस आर नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज बनाने में H+ आयन की जरूरत है। ठीक बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपको क्या दे रहा है, यही H+ आयन और ऑक्सीजन दे रहा है। अब देखो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ, जो सनलाइट थी जिसको हम लोग कन्वर्ट किए, वो क्या कर रहा है, दैट इज ओनली स्प्लिटिंग वाटर। ओके, अब देखिए ध्यान से इक्वेशन को, किसको, ध्यान से आप इक्वेशन देखिए एक बार, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक्स में। ठीक है, 10 सेकंड का वेट करते हैं, तब से आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक, अगर अभी तक आपसे नोट डाउन नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो। ठीक, अब देखो CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ, लिख दूं, इन प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी, सनलाइट, सोलर एनर्जी, कुछ भी लिख सकते हो, एंड क्लोरोफिल गिव्स अस C6H12O6, C6H12O6 याद कर लो, दैट इज ग्लूकोज इन, और 6 H2O यानी पानी, और 6 ऑक्सीजन। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो अभी क्लास 10th में, जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो ये जो एक एक प्रोसेस है आपको काफी डिटेल में पढ़नी है। क्या करनी है, काफी डिटेल में पढ़नी है, कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि केल्विन साइकिल आपको डिटेल में पढ़नी है, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये सब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आप 11th में तैयार रहिएगा ये बात सोच कर। ठीक है, आओ, ठीक, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्टोमेटा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, हाँ सर पता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि CO2 जाता है, ऑक्सीजन, ये वो डे नाइट दोनों में होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, ये सब तो आपको पता है, ये सब आप बचपन से पढ़ रहे हैं, यही चीज आपको थोड़ा और पढ़ना है इस क्लास में। स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर। क्वेश्चन आ सकता है यहां से, इन विच लेयर ऑफ लीफ इज स्टोमेटा प्रेजेंट, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि इन विच लेयर ऑफ, इसमें डैश करके दे सकता है। सबको पता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, ये देखो, दिस इज अ बेसिक डायग्राम, आप इसको अपने कॉपी में बना लो। ठीक, ये देखो, इट इज द क्लोज, ये कैसी कंडीशन है, दिस इज स्टोमेटा दैट इज क्लोज, और ये ओपन। ठीक, ये कैसी कंडीशन है, ये ओपन कंडीशन है। हाँ सर, ये ठीक, ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक, ये देखो, ये यही अभी जो क्लोरोप्लास्ट हमने डिस्कस किया, ये देखो, सेल में बताया था मैंने कि जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये देखो, ये गार्ड सेल है ये वाला। ठीक, एंड दिस इज योर आउटर मोस्ट लेयर दैट इज सेल वॉल। अब एक और जो थ्योरी पढ़नी है हमें, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज योर पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है बेटा, अब देखो ध्यान से, एक एक करके मैं बताऊंगा, अब ध्यान से देखना कि कैसे एटीपी कहाँ जाता है, क्या होता है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग हो रही, सब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट K+ आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन द जनरेशन ऑफ पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। बेटा ग्रेडियंट क्या होता है, आप इतना याद रखो, अगर कहीं कुछ ज्यादा है और कहीं उसको जाना है तो क्या फॉर्म करेगा, ग्रेडियंट फॉर्म करेगा। ठीक, ड्यूरिंग डे यानी दिन के समय जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं गार्ड सेल में, वो क्या बना रहे हैं, दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन, यानी वो क्या बना रहे हैं बेटा, दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यानी एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। दिस एटीपी एक्टिवली पंप्स पोटेशियम आयन ऑफ एडजेसेंट सेल इनटू गार्ड सेल, यानी अगल बगल के सेल के किसको भेज रहा है, पोटेशियम आयन को, कहां पे, गार्ड सेल में।
increased K plus ion concentration in the guard cell makes them hypertonic. मतलब यानी कि जो ज्यादा पानी है, more water from adjacent cell is drawn in, यानी कि अगल बगल का पानी क्या हो, गार्ड सेल में चला जाए, गार्ड सेल में चला जाए और जो सेल है वो टर्जिड हो जाए और जो स्टोमेटल पोर है वो खुल जाए. दिस इज बेसिकली कि आपका ये ओपनिंग और क्लोजिंग हो कैसे रहा है. रिवर्स हैपन एट नाइट. अब यानी कि जो K प्लस आयन गया था वो बाहर आ जाएगा. द K प्लस आयन लीक्स आउट reducing the turgor of guard cell and the stomatal pore closes. दिन में जो अगल बगल का क्या है, जो सेल है वो K प्लस आयन यानी पोटेशियम आयन को गार्ड सेल में ढकेल रहा है, वो टर्जिड हो रहा है और स्टोमेटा खुल रहा है और गैस का एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग द डे. रिवर्स कहाँ कब हो रहा है? ड्यूरिंग द नाइट. रिवर्स कब हो रहा है बेटा? ड्यूरिंग द नाइट. ठीक, आगे बढ़ जाए. चलो अगला टॉपिक दैट इज योर लाइट रिएक्शन. अब जैसे मैंने लिखा है वैसा ही अगर लिख के आ गए तो आपको नंबर मिल जाएंगे. अब ध्यान से देखो, जो लाइट एनर्जी या लाइट फेज या लाइट रिएक्शन जो होती है ये थाइलाकॉइड में होती है. ठीक, इसको सनलाइट की जरूरत होती है. ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट स्प्लिट्स वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड H प्लस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन. यानी इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? फोटोलाइसिस. ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर, यानी जो ऑक्सीजन है वो स्केप आउट कर जा रही है. ATP एंड NADPH. अगर आप लोग को फुल फॉर्म नहीं याद है कोई बात नहीं, याद करने की अभी कोई जरूरत नहीं है. ठीक, आर फॉर्म्ड. एंड प्रोडक्ट आप याद करके जाना, ऑक्सीजन, ATP एंड NADPH. ठीक. अब देखो डार्क रिएक्शन. जो डार्क रिएक्शन होता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो रात में हो रहा है, इसका ये मतलब है कि वो बिना सनलाइट के भी हो सकता है. ठीक है, और उसकी लोकेशन आप याद रखो, मैं लिख देता हूं लोकेशन. हैपेंस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. थाइलाकॉइड में नहीं हो रही है डार्क रिएक्शन, कहां हो रही है? स्ट्रोमा में हो रही है. ठीक है, इसको हम लोग डार्क फेज, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल या बायोसिंथेसिस फेज भी बोलते हैं. केल्विन साइकिल अगर आ गया तो यही लिखना है और कुछ मत लिख के चले आना. अब देखो, डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली या इट डिपेंड्स ऑन ATP एंड NADPH फ्रॉम, मतलब कि जब लाइट फेज में ये ATP और NADPH बन गया, ठीक, उसी का ये इस्तेमाल कर लेना है डार्क फेज में. ठीक, मेन इवेंट क्या है? CO2 is fixed with the help of RUBP. इसको एंजाइम रुबिस्को है. ठीक, ये आप याद कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना नहीं तो भूल जाओगे. जब आप 11th में जाओगे ना तो उसको डिटेल में पढ़ना है. ठीक, ATP and NADPH are used to make glucose. ATP और NADPH का यूज करके ही ग्लूकोज बना. और ये कब बने थे? ये लाइट रिएक्शन में बने थे. RUBP जनरेटेड. ठीक, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज यानी प्लांट का फूड, ADP और NADP प्लस. ठीक, आगे बढ़ जाए. आप सब नोट डाउन कर लो. ये देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर लाइट एंड डार्क रिएक्शन. केल्विन साइकिल को ही डार्क रिएक्शन बोलते हैं. देखिए, सनलाइट आया, ATP NADPH बना, ऑक्सीजन बाहर चला गया. ठीक, ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब थाइलाकॉइड में हो रहा है. याद रखना, जो केल्विन साइकिल है वो हमेशा स्ट्रोमा में होगी, जो लाइट रिएक्शन या लाइट फेज है वो कहाँ होगा? वो थाइलाकॉइड में होगा. ठीक, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड प्रोडक्ट प्लीज आप इसका याद कर लीजिएगा. आगे बढ़ जाएं. आओ, अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से अडेप्शंस नेसेसरी हैं. वो कर लें. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या अडेप्शंस आपके नेसेसरी हैं. जो सरफेस एरिया है, अगर लीफ का ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है सरफेस एरिया जहां बढ़ा तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा. लीफ की अरेंजमेंट भी डिपेंड करता है और क्यूटिकल पे डिपेंड करता है. नंबर ऑफ स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा का नंबर बढ़ गया यानी गैसियस एक्सचेंज बढ़ जाएगा, का रेट बढ़ जाएगा और जो लीफ मतलब कि फोटोसिंथेसिस है यानी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी बढ़ जाएगी. थिन लीव्स यानी मोर स्टोमेटा. ओके,
व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस? तो दो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल फैक्टर में ध्यान से ये ग्राफ देख लो, इधर हमने लाइट एनर्जी या लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और इधर बना हुआ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ROP कहीं कहीं लिखा हूं। तो ध्यान से बात मेरी सुनना, जब जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ी, जब जब लाइट इंटेंसिटी हमारी बढ़ी, वो कब बढ़ी 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 लेकिन जाके एक जगह रुक गई। क्या हुआ? जाके एक जगह रुक गई। कब रुका? पहली बार कब रुका? 0.02% ऑक्सीजन, अरे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पे या कंसंट्रेशन पे, यहाँ कंसंट्रेशन लिख लीजिएगा। फिर जब फिर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई हमने, बढ़ी 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 इंक्रीज, लेकिन फिर लेवल डाउन हो गई। कब? आखिरी में 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पर। ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ग्राफ क्या करेगा? अपना टेपर कर जाएगा। क्या करेगा? फ्लैट लाइन हो जाएगा। तो हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब होगी? 0.05% कार्बन डाई के कंसंट्रेशन पर। अब देखो टेम्परेचर पे बात करते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है दैट इज हाईली सेंसिटिव किससे? सनलाइट से। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री। ये रट लो, ये चीज रट के जाइएगा आप। कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 डिग्री से ज्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन 40 पे जाके रुक जाएगा। 40 से ज्यादा होगा तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और 10 डिग्री इंक्रीज अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस डबल्स द ROP। मतलब देखो, अगर 10 है और 20 हो गया क्या डिग्री सेल्सियस, तो आपका रेट ऑफ यानी ROP 2x हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल है बेटा ये। ठीक, सेम चीज, जैसे 25 से और 35 हो गया क्या डिग्री सेल्सियस, तो जो ROP यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, अब देखो वाटर कंटेंट। एक्सेसिव अगर पानी प्लांट में है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है। इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी है। अब देखो इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। क्लोरोफिल अगर खराब हो गया, उसमें कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ गई, मिनरल लॉस हो गया, हमारा ROP कम हो जाएगा, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। अगर जो प्रोटोप्लाज्म होती है सेल की, अगर वही डिहाइड्रेट हो गया यानी उसमें पानी की कमी हो गई, तो क्या होगा? हमारा ROP फिर ROR लिख दिया यानी ROP होगा। ठीक, वो कम हो जाएगा।